हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ आर्टिकल 370 verdict, unraveling the verdict, and we come before Supreme Court here because this is the final leg of our series. We have already discussed background, historical context and contention by petitioners, and now we are going to discuss the judgment by the Supreme Court at this place. Just मेरे पीछे वो judgment pronounce हुई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला इशू ये था कि क्या जम्मू एंड कश्मीर के पास सॉवरेंटी थी। आर्ग्यूमेंट मैंने आपको बता ही चुका है, जो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया था, बट कोर्ट ने ये कहा कि माना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के पैराग्राफ 8 में हरी सिंह ने ये कहा था कि सॉवरेंटी उनकी प्रिजर्व रहेगी, बट दिस वॉज ओवररूल्ड बाई ए प्रोक्लेमेशन बाई युवराज करण सिंह ऑन November 25, 1949, one day before the Constituent Assembly was adopted by Constituent Assembly, कि Constitution of India will not only prevail over any counter provision in the instrument but will have overriding effect. दूसरी बात ये है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 में एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है विच गिव्स प्रेसिडेंस टू आर्टिकल 1, और आर्टिकल 1 कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर is an integral part of Union of India, and section 147 of the Constitution of Jammu and Kashmir कहता है कि section 3 will be irrevocable। सबका सम एंड सब्सटेंस क्या हुआ कि it doesn't have any sovereignty। इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब सॉवरेंटी नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर किस लिए था? बिकॉज it elaborated on the relationship between जम्मू एंड कश्मीर on one side and the Constitution of India on the other side। उसके अलावा ये कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी था, ये हम बाद में देखेंगे, अभी अगले इशू में। तो इन सब के बेसिस पे कोर्ट ने कहा कि सॉवरेंटी जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। अब दूसरे इशू पे आते हैं कि आर्टिकल 370 टेम्पररी था या परमानेंट था। कंटेंशन का पिटिशनर का कंटेंशन वही था कि यहाँ पर चूँकि 370 का जो क्लॉज 3 है वो कहता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब वो तो है नहीं, परमिशन का कॉन्करेंस। अब द थिंग इज़, कोर्ट ये कहता है कि 370 क्यों बना था। इसके पीछे दो रीज़न थे। पहली बात तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में बस डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए ही पावर दी गई थी यूनियन को। तो बाकी चीज़ों के लिए क्या होगा, या जब तक कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आए बने और वो बाकी सब प्रोविजंस पे क्या होगा, क्या गवर्नमेंट यूनियन ऑफ इंडिया क्या उस पर लॉ बना सकती है, कैसे बनाएगी, ये सब डिसाइड करे, तब तक के लिए आर्टिकल 370 एक ट्रांजिशनल प्रोविज़न देता था। दूसरा, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन थी विच वॉज एब्सेंट इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। तो दीज टू फैक्टर्स, वन ट्रांजिशनल द अदर टेम्पररी, नेसेसिटेटेड आर्टिकल 370। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जम्मू एंड कश्मीर की जब डिज़ोल्व हुई तब ये ट्रांजिशनल जो पहला फैक्टर था, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रेटिफाई भी कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, उसने रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए वो भी बता दिया, लेकिन वो वाला फैक्टर जो सेकंड फैक्टर, टेम्पररी फैक्टर, वॉर लाइक सिचुएशन अभी भी बची रही। तो इसलिए 370 अभी भी बचा रहा, बट दैट डज नॉट मीन कि वो परमानेंट हो जाए। क्यों? क्योंकि 370 बाई नेचर ट्रांजिशनल होना चाहिए था, क्योंकि 370 का पर्पज़ क्या था? एक तो उसका पर्पज़ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना। तो वो इंटीग्रेशन तो तभी अचीव होगा ना जब 370 टेम्परेरी रहेगा। अगर उसको परमानेंट बना देंगे तब तो हमेशा एक अलग रहेगा। दूसरी बात, अब अभी तक तो हमने हिस्टोरिकल देख लिया, किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में 370 आया था, हमने ये देख लिया, पर्पजिव इंटरप्रिटेशन देख लिया, और टेक्सुअल भी देख सकते हैं 370 किस पार्ट के अंडर है, टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट प्रोविजंस। तो उस पार्ट के अंडर वो लिखा हुआ है, उसकी मार्जिनल हेडिंग भी वही है, उनमें टेम्पररी लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये टेम्पररी ही था। अब इसके बाद हमारा तीसरा इशू आता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स जो 272 और 273 क्या वो वैलिड थे। तो इसके लिए कोर्ट ने ये कहा, और इसके लिए जजमेंट आए, बहुत सारे लोगों ने जजमेंट दिया कि भाई पहले भी ऐसा हो चुका है कोर्ट से, कि 272 का पैराग्राफ 2 जिससे 367 को अमेंड किया गया, ताकि जो 370 के क्लॉज 3 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड यूज़ हुआ है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली पढ़ा जाए। तो दिस इज़ इफेक्टिवली अमेंडिंग 370 बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि 370 का अमेंडमेंट जो प्रोसीजर उसके अंडर लिखा है उसी के थ्रू होना चाहिए। तो इसलिए वो पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 का गलत है, इट्स इनवैलिड। बट
द अदर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 जो कि ऑल प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को उस पर एक्सटेंड करते हैं, वो सही है। क्यों? क्योंकि ये पावर प्रेसिडेंट के पास 367(1)D में भी थी और 373 में भी ये लिखा हुआ है। क्योंकि और इनफैक्ट 367(1)D में तो सॉलिसिटर जनरल ने ये जस्टिफाई करना चाहा कि CO2 कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 उसके अंडर आया था, बट कोर्ट ने कहा कि 367(1)D में आपको स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस चाहिए होती है और यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट है नहीं। बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आप इफेक्ट अचीव करते हो 367(1)D से, क्योंकि यहाँ पे तो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लगा दिया गया, तो 373 से भी आपका वही इफेक्ट अचीव हो रहा है। और अभी हमने इसे पहले वाले इशू में डिस्कस किया कि चूँकि टेम्प्रेरी प्रोविजन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ JNK एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो प्रेसिडेंट के पास यूनिलैटरल पावर्स हैं ये एक्सटेंड करने के लिए। तो ये कह के कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे बम्बई का भी रेफरेंस आया था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 प्रेसिडेंट ने पास किया अंडर प्रोक्लेमेशन। SR बम्बई ये कहता है कि अगर कोई प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी का 356 के अंडर इन्फोर्स हो, तो आप प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेगा उसको आप हर चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते हो, बट इट कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड, या जो भी कर रहा था द रीजनेबल नेक्सस और नो। यहाँ पर मैलाफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैलाफाइड होने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट डिसीव कर रहा है। डिसीव करने का मतलब या तो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है जो उसके पास नहीं थी, या वो जो पावर थी उसको एक गलत तरीके से एक्सरसाइज कर रहा है। बट द कोर्ट सेड कि ऑलरेडी 373 में प्रेसिडेंट के पावर है कि वो इस आर्टिकल को हटा सकता था, तो इसलिए उसने कोई गलत पावर एक्सरसाइज नहीं किया और इसलिए ये वैलिड है। अब आई बात कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 की, तो कोर्ट ने कहा कि 273 क्या करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 बस कहता है कि जो 370 के जो प्रोविजन थे वो सब इनऑपरेटिव हो जाएंगे। ये पावर इसके पास है ही, लेकिन क्वेश्चन है कि ये पावर इसके पास है तो उसको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि इसके लिए फिर हम दोबारा जाएंगे 373 में, जिसमें प्रेसिडेंट के पास यूनिलैटरल पावर है, और इसलिए यहाँ पर कोई गलती नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैलाफाइड भी नहीं है, दूसरी बात है रीजनेबल नेक्सस है। क्योंकि क्या अचीव करना चाहते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू द होल ऑफ रेस्ट ऑफ द इंडिया। और पहले भी इस जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, उससे पहले भी धीमे धीमे करके कई सारे प्रोविजंस को जम्मू एंड कश्मीर में एक्सटेंड करते चला गया। तो CO 273 इज़ कल्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस विच स्टार्टेड वे बैक इन 1950, इनफैक्ट 1950, 52 इसे कर करके धीमे धीमे, इनफैक्ट आज तो 94 आउट ऑफ या 95 आउट ऑफ 98 जो यूनियन लिस्ट आर्टिकल्स हैं, दे आर वैलिड ओवर, दे आर एप्लीकेबल फॉर जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। तो वो प्रोसेस के थ्रू अंडर ही किया जा रहा है, इसलिए ये भी सही है। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट लेग ऑफ आवर डिस्कशन कि जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट सही था या नहीं। अब इसमें आर्गुमेंट वही था कि आर्टिकल 3 नहीं फुलफिल हो रहा है, क्योंकि स्टेट असेंबली को से पूछा नहीं गया, क्योंकि आर्टिकल 3 में इनफैक्ट एक जजमेंट है बाबूलाल पराते, उसमें कोर्ट ने कहा था कि प्रेसिडेंट इज़ नॉट बाउंड बाय द एडवाइस टेंडर्ड, द सजेशन टेंडर्ड बाय असेंबली, लेकिन उसको रेफर करना पड़ेगा। बट कोर्ट ने ये कहा कि जो गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि चूँकि 356 का प्रोक्लेमेशन चल रहा था, तो यूनियन पार्लियामेंट ने पावर ले ली थी स्टेट लेजिस्लेचर की, और यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट से तो कोर्ट ने प्रेसिडेंट ने पूछ लिया ही था। तो कोर्ट ये कहता है कि दिस इज़ ओके एज लॉन्ग एज उसने कुछ इंटेंशन गलत नहीं थी, मैलाफाइड या मैलिशियस इंटेंशन नहीं था। और मैलिशियस इंटेंशन नहीं था ये हमने मैलाफाइड से देख ही लिया कि मैलाफाइड तो थी नहीं, क्योंकि इसका पर्पज़ तो वही है कि इंटीग्रेट करना जम्मू एंड कश्मीर को टू द होल ऑफ इंडिया, तो इसलिए ये सही है। और दूसरी बात, इसमें दूसरा सवाल ये आता है कि इस बात को तभी चैलेंज किया जा सकता था यूनियन पार्लियामेंट से जो परमिशन लिया, एक ग्राउंड ये आ रहा था कि जो हम प्रोक्लेमेशन में जो लाते हैं तो लॉ मेकिंग पावर दी जाती है, ये लोग कह रहे थे पिटिशनर्स। बट कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 356 में ये कहीं नहीं कहा गया कि इट इज़ सब्जेक्ट टू आर्टिकल 357। आर्टिकल 357 आप पढ़ेंगे तो लॉ मेकिंग के पावर डील करता है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, लेजिस्लेचर की सारी पावर पार्लियामेंट को मिल जाएगी, बिकॉज 357 में कहीं नॉट विथ स्टैंडिंग नॉन ऑब्स्टैंडिंग क्लॉज नहीं है, तो 356 इज़ नॉट सबसर्विएंट टू 357, तो इसलिए वो पावर भी इसको मिल जाएगी
राटिफाई करने का या सजेशन देने का कि इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हाँ, वो जुडिशली रिव्यूएबल है, लेकिन वो जुडिशल रिव्यू तभी उसी ग्राउंड पे हो कि हाँ भाई मैलाफाइड था, मैलिशियस इंटेंट था, और हमने देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं था। बट ऑल्दो द कोर्ट सेड दिस, लेकिन एक क्वेश्चन उसने ओपन छोड़ दिया। कोर्ट ने कहा कि हम ये अभी नहीं डिसाइड कर रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट के पास पावर है कि किसी भी स्टेट का वो कैरेक्टर चेंज करके यूटी में एक या एक से ज़्यादा बदल दे। आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्या किया, पहले एक स्टेट था जिसके पास ऑटोनॉमी है बिकॉज इट कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इन शेड्यूल 2, फेडरलिज्म का पार्ट है। अब वो 2 यूटी में बन गए। अगर आप आर्टिकल 3 ध्यान से पढ़ेंगे तो वो कहता है कि कोई टेरिटरी निकाल कर उसको यूटी बना दे, उसका नाम चेंज कर दे, एरिया चेंज कर दे। कहीं ये नहीं उसमें लिखा है कि एक स्टेट को ही एक या एक से ज़्यादा यूटी में बदल दे। तो गवर्नमेंट यही कह रही थी कि पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है अंडर आर्टिकल 3। पिटिशनर्स ये कह रहे थे कि अगर आप ये मान लेंगे तब तो कल को पार्लियामेंट बोलेगा कि नहीं नहीं भाई हम सारे स्टेट को यूटी में बदल दे रहे हैं, तो इंडिया विल बिकम अ यूनिटरी फ्रॉम फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरलिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो सार्वभौमिक में कहा गया है। तो कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट येट डिसाइडिंग दिस, कि आपके पास ये पावर है नहीं अंडर आर्टिकल 3। क्यों? क्योंकि एनीवे सॉलिसिटर जनरल ने दे दिया एक अप्रूवल कि भाई गवर्नमेंट स्टेटहुड ट्रांसफ़र करेगी जम्मू एंड कश्मीर पे एज सून एज पॉसिबल, जब भी हमें राइट सिचुएशन दिखे, और इसलिए कोर्ट डिड नॉट फाइंड इट मतलब नेसेसरी टू डिसाइड दिस मैटर। ये बात के लिए उसने छोड़ दिया, जब किसी और अप्रोप्रिएट जजमेंट में आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमने वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जिसने मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, पॉलिटिकल सब लैंडस्केप चेंज कर दिया, इसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ में आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं एक आर्टिकल भी लिख रहा हूँ, इसको आर्टिकल का लिंक भी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करूँगा। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे, किसी नए सीरीज़ में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड be an aware and informed citizen of India. That will be the biggest service to the Constitution. Thank you. Bye-bye.